डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस पेपर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उसकी सीरीज में आज हम लोग 19th पेपर यानी 19वां पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान रहे, जो पेपर एसएससी सीजीएल 2021 के अप्रैल 2022 में कंडक्ट किए गए थे, हम उन पेपर को यहाँ पर डिटेल में हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन पेपर्स के सॉल्यूशन को देखने से आने वाले टाइम में एसएससी के जो भी पेपर होंगे उनके इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को हेल्प सॉल्व करने में आपको इन पेपर को देखने से काफ़ी हेल्प होगी। साथ में आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के मेन एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। गणित की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी गई है, इसलिए प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशंस को देखना निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम को पास करने में। तो आइए पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके सामने देखिए एसएससी सीजीएल 2021 का जो 21 अप्रैल 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट किया गया था, उस पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है। सेंटेंस के एक पार्ट को बोल्ड कर दिया गया है, ये गलत हो सकता है। यदि गलत है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, और अगर ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको आंसर देना है। सेंटेंस है, इफ विनय हैज द बुक व्हाई ही इज नॉट गिविंग यू, कि यदि विनय के पास किताब है तो वह आपको ये किताब क्यों नहीं दे रहा है। तो देखिए, इसमें कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन लगता है कि साहब ये जो वाई से सेंटेंस शुरू हुआ है ये एक सबऑर्डिनेट से क्लॉज है, पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। बेसिकली ये मेन क्लॉज है, मेन सेंटेंस है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज तो जो इफ क्लॉज है वह होता है। और चूंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपको ये वाला पार्ट आप चाहें तो सेंटेंस के बाद में भी लिख सकते हैं, और जब सेंटेंस के बाद में लिख रहे हैं तो फिर ये सेंटेंस पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव में होना चाहिए। साथ में जो गिव है इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर टू लगाकर यू का यूज होना चाहिए। पर अभी फिलहाल एज इट इज इस सेंटेंस का जो सही सब्स्टिट्यूट होगा वो होना चाहिए व्हाई इज ही नॉट गिविंग इट टू यू। तो अब यहां पर जो है ये ही इज, ये वाला देखिए जो है वाई इज ही नॉट गिविंग इट टू यू, यानी बी ऑप्शन होगा। क्यों होगा कि देखिए, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो ये ही इज है, इसको इज ही करना पड़ेगा। साथ में चूंकि इस बुक का पहले जिक्र हो चुका है, तो इस गिव के बाद क्या चीज देना, तो वो ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो गिविंग, जो गिव है, गिव इट टू यू, तो ये चूंकि कंटिन्यूअस में तो गिविंग हो जाएगा। तो ये सेंटेंस होगा, इफ विनय हैज द बुक व्हाई इज ही नॉट गिविंग इट टू यू, यानी बी ऑप्शन यहां पर सही है। अगला सेंटेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड है, और पूछा गया है कि ए पर्सन एबव 100 ईयर्स इन एज, कि 100 साल जो पूरी कर चुका है और उससे ज्यादा है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे। तो देखिए, जो 100 साल के लिए यूज होता है वो सेंटेनेरियन वर्ड यूज होता है, इसलिए यहां पर आंसर तो ए है। बाकी मीनिंग है, वनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय व्यक्ति, ठीक। एजेड का मतलब होता है बुजुर्ग। और ये जो एक शब्द है, बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन है जेरिएट्रिक। प्रोनाउंसिएशन क्या है? जेरिएट्रिक, ठीक। और इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि नो डाउट ये है तो बुजुर्ग लोगों से रिलेटेड ही, लेकिन ये बुजुर्ग लोगों की दवाइयों और देखभाल से संबंधित जो ब्रांच है उसे जेरिएट्रिक कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक शब्द दिया हुआ है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब देखिए यहां पर होता है वाइल्ड एक्साइटमेंट, कि जोश उत्साह तो है पर वो सिस्टमेटिक नहीं है। इसे हम लोग हिंदी में से उन्माद कह सकते हैं, आवेश कह सकते हैं, और कभी कभी हम इसको सनक भी कह सकते हैं। इसका एंटेनिम पूछा गया है, यानी अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो एक वाइल्ड एक्साइटमेंट का अपोजिट तो शांति होगा, तो यहां पर इसका एंटेनिम जो होगा वो काम होगा। क्रेज का मतलब होता है किसी के प्रति उत्साह होना, ललक होना,
ऐसा कहता है कि आजकल इस चीज़ का बहुत क्रेज है, तो उस चीज़ के प्रति लोगों में ललक है, उस चीज़ के प्रति लोगों में उत्साह है, या कुछ ज़्यादा अति उत्साह हो जाता है तो इसे कभी कभी हम जुनून और सनक भी कह देते हैं। रेज का मतलब ही क्रोध होता है, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है फ्रेंजी से। और फ्यूरी का जो मतलब है वो भी क्रोधी होता है, और फ्यूरियस इसका एडजेक्टिव बन जाता है, यानी क्रोधित यानी नाराज। ठीक, आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। द न्यू वंदे मातरम ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल सच एज इमरजेंसी विंडोज फॉर इवैक्यूएशन, डिजास्टर लाइट्स एटसेट्रा। कि जो वंदे मातरम ट्रेन चली हैं इनमें कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे, जैसे इमरजेंसी विंडोज किसके लिए होगी, इवैक्यूएशन का मतलब मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए तो आप उनमें से खिड़कियों से या दरवाजे से बाहर निकल सकें, तो इवैक्यूएट कर सकें, ये वर्ब था उससे बना। डिजास्टर का मतलब कोई ना कोई अनहोनी दुर्घटना ऐसा आ जाए, आपत्ति विपदा पड़ जाए, तो एक तरह से डिजास्टर लाइट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स, क्वालिटीज, फीचर्स, पीसेज में से फीचर्स यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, बाकी मीनिंग आपको सब मालूम है। अगला क्वेश्चन जो है वो नरेशन का है। आपको डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस दिया गया है जो कि रिपोर्टिंग ओवर पास्ट में है। मदर सेड टू हर, आई एक्सपेक्टेड ए बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू, कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि मुझे तुमसे एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी। तो ये कौन सा टेंस है, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट है तो ये तो टोल्ड हो जाएगा, मदर टोल्ड है, दैट से जुड़ेगा, और ये होना चाहिए आई इस मदर के लिए यूज हुआ तो शी हो जाएगा। तो शी हैड एक्सपेक्टेड, तो देखिए यहाँ पर शी हैड एक्सपेक्टेड है, इसको रख लीजिए, ये सही हो सकता है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट इसलिए ये गलत है, ये पास्ट कंटिन्यूअस इसलिए गलत है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट इसलिए गलत है। केवल टेंस को देखकर आप ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, पूरा आपको इस पर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आइए अगला देखिए, एक ईडियम है और यह हिट ए ब्रिक वॉल। कभी कभार ये ब्रिक हटा दिया जाता है और सिर्फ होता है हिट ए वॉल या हिट द वॉल। इसका मतलब है आप प्रयास करके थक जाएं और आगे आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप काम करते करते थक गए। क्यों कि देखिए किसी भी दीवार, कहते हैं ना, दीवार से सिर्फ फोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बाटे से सिर्फ फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो कभी कभार ये ब्रिक दिया हुआ होता है, कभी नहीं दिया हुआ होता है। कुछ बुक्स में ये सिर्फ मिलेगा हिट ए ब्रिक या हिट द ब्रिक, सॉरी वॉल, हिट ए वॉल या हिट द वॉल, और एक कभी कभी होता है हिट ए ब्रिक वॉल। इसका मीनिंग है नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। बाकी इसको दीवार को ढहा देना, फिजिकल फोर्स यूज करना, या अपने बहुत शक्तिशाली दुश्मन से फाइट करना। फो का मतलब होता है दुश्मन, क्लियर है, एनिमी। ठीक, यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, कि आप काम करते थक जाए, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर यानी प्रोग्रेस करने में असफल हो जाते हैं। अगला यहां पर है टू सिट ऑन द फेंस, एक ईडियम है। इसका मतलब होता है, देखिए फेंस का मतलब आपने देखा होगा दो खेतों के बीच में या दो जमीन है उनके बीच में उनको डिवाइड करने के लिए जो फेंस बनी होती है उसको हम फेंस बोलते हैं, कि उसको मुडेर पर बैठना जिससे कहना चाहिए कि न इधर जाना ना उधर जाना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में किसी की तरफदारी नहीं करना, बल्कि वहाँ पर न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहने का मतलब आप समझ गए कि दो या साइड है तो न तो इस साइड की तरफ न उस साइड की तरफ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अवॉइड टेकिंग साइड्स। फेंस पार्क वगैरह में हमने देखा होगा कि जमीन के दो टुकड़ों को डिवाइड करने के लिए कई बार वायर फेंसिंग कर देते हैं, कई बार कुछ पौधे लगाकर हेजिंग लगा देते हैं, कई बार छोटी मोटी दीवार कर देते हैं, खेतों के बीच में भी कुछ मिट्टी की मुडेर बना देते हैं, उस पर बैठे रहने होता, ना इस खेत में जाना ना उस खेत में जाना, यानी किसी की तरफदारी नहीं करना, न्यूट्रल रहना। अगला आपके सामने जो है वो अगेन वन वर्ड से रिलेटेड एक शब्द है, और वन वर्ड जनरली देखिए डे टू डे लाइफ में बोलचाल में तो काम बहुत कम आते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। पहला है न्यूमिज्मेटिस्ट। तो ये न्यूमिज्मेटिस्ट का मतलब होता है
कोई व्यक्ति जो कॉइन्स, किसको, कॉइन्स या मेडल्स कलेक्ट करता है, इसे एक्चुअली न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। होर्डर का मतलब अनाज, फूड, भोजन, धन को इकट्ठा करने वाला जो होता है उसे होर्डर कहते हैं। कलेक्टर तो कोई भी चीज़ कलेक्ट करता है उसे कह सकते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है, आपको मालूम है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी होती है, और ये कलेक्ट वर्ब से बना है, इकट्ठा करना, तो फिर अपन इसको कलेक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है फिलाटेलिस्ट। इसका मतलब वह व्यक्ति जो स्टैम्प्स है उनको कलेक्ट करने का जिसे शौक है वो फिलाटेलिस्ट कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगेन वॉइस से रिलेटेड है। एक सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया गया, वॉज डिक्लेयर्ड, यानी ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, कि अगला मैच खेलने के लिए ऋषभ को फिट डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। क्लियर? तो यहां सिर्फ डिक्लेयर्ड होगा। तो पहला तो देखिए, पहला तो चूंकि ऋषभ तो ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी फिलहाल सब्जेक्ट है, इसलिए पहला तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर? दूसरा देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी वो आपकी सेकंड फॉर्म होना चाहिए। यहां पर विल डिक्लेयर दे दिया गया फ्यूचर का, तो ये अपने आप में गलत हो गया। ठीक, सी में बिल्कुल सही है, डिक्लेयर दिया हुआ है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन को देखो सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी यहां पर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है कि किनके द्वारा डिक्लेयर किया गया। ठीक, और ये डी इसलिए नहीं होगा कि ये पास्ट परफेक्ट दे दिया गया है। तो सिर्फ यहां पर सी ऑप्शन ही सही है। तो देखिए, केवल आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में या पैसिव से एक्टिव बनाने में जो टेंस की जो स्ट्रक्चर है, वो भी स्ट्रक्चर से कहते हैं, उसके आधार पर आप आंसर निकाल लेते हैं। और यही तरीका हम लोग नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में भी हम लोग करते हैं, टेंस में किस तरीके से बदलाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर आपका है, ये ग्रामर से रिलेटेड है। इस पार्ट को बोल्ड कर दिया गया है। ये ग्रामेटिकल, इसमें कोई एरर हो सकती है, और अगर सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आएगा। सेंटेंस ऑफ हुम वॉज द पर्सन दैट यू वांटेड मी टू कॉन्टेक्ट देयर, कि वह व्यक्ति कौन है जिससे आप चाहते हैं कि मैं कांटेक्ट करूं। तो यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां पर जो होना चाहिए हु इज द पर्सन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हु इज द पर्सन। तो जो 10th पार्ट है इसमें हु इज द पर्सन करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर जो दिया गया है, जंबल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं। और जंबल्ड सेंटेंसेस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 सेंटेंस है लॉजिकली सोचते हुए, और साथ में मैंने आपको कुछ आइडियाज दिया था कि यदि कोई सेंटेंस किसी कंजंक्शन से या सेंटेंस कनेक्टर से शुरू होता है तो वह पहला सेंटेंस नहीं होता है। साथ में मैंने कहा था यदि किसी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन से शुरू होता है तो वह भी जनरली पहला सेंटेंस नहीं होता है। आपको यह पता लगाना होता कि वो प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज किया गया है। जो नाउन वाला होगा वो पहला सेंटेंस होगा और वो बाद में होगा। साथ में जो ग्रामर का रोल कम है और समझ का रोल ज्यादा है, इसलिए लॉजिकली आपको सोचना है। एक बार 4 सेंटेंस को हम जल्दी से पढ़ते हैं, फिर हम इनका ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्मर्स इन एरिया, कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिगो फार्मर्स को उस एरिया में उनका शोषण कर रहे थे। He lived in the district until the exploitation of the farmers was successfully stopped. वह उस एरिया में रहे कब तक, जब तक कि किसानों का जो शोषण हो रहा था वो रुक नहीं गया। तो कौन रुका, यही किसके लिए आया, वो नाउन किस में यूज हुआ वो ढूंढना है। अगला सेंटेंस है गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगिन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार, कि गांधी जी का आज़ादी के लिए जो सत्याग्रह था वो बिहार में चंपारण मूवमेंट से शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से हम ये एक इंटेलिजेंट गैस लगा सकते हैं कि ये 20 सेंटेंस में ही का यूज हुआ है, गांधी जी के लिए यूज हुआ है। तो गांधी जी वाला जो सेंटेंस होगा वो पहले आएगा और ही वाला बाद में आएगा। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस है सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी
द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ चंपारण इन 1917 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो देखिए ब्रिटिश जहाँ एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो ए में दिया हुआ है, ठीक। तो इस ए के बाद में डी आएगा क्योंकि पहले फार्मर्स का शोषण हो रहा है, वहां पर गांधी जी गए, और सी यहां पर पहला सेंटेंस होगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो सी पहला होगा और ए दूसरा होगा। अब सी ए जिसमें है वही आपका सही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला एलिमिनेट कर दीजिए, सी ए बी है तो रख लीजिए, सी को भी एलिमिनेट कर दीजिए और डी को भी रख लीजिए। अगला जो ऑप्शन है कि यहां पर डी आएगा ए के बाद में, तो यहां पर अगर अगला देखें तो फिर ये सी ऑप्शन जो है यही आपका सही आंसर है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह है ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है पॉल वॉज बाइटेड बाय ए डॉग व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। तो देखिए ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन ये जो काटने की अंग्रेजी जो होती है वो बाइट होती है, एक्चुअली बाइट। इस बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है BITTEN बिटन। तो यहां जो स्पेलिंग की एरर दी गई है कि यहां पर ये जो डायरेक्ट बाइट में डी जोड़कर पास्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म बनाई गई, ये गलत है। इसकी थर्ड फॉर्म जो होना चाहिए यहां पर ये होना चाहिए BITTEN बिटन। तो सेंटेंस हो जाएगा पॉल वॉज बिटन बाय ए डॉग व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। तो यह बी पार्ट में एरर है। अगेन 13 नंबर क्वेश्चन में ग्रामर की एरर है और एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेंटेंस है यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। तो ध्यान दीजिए यहां पर 2 प्रोनाउन यानी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आई को सब्जेक्ट बनाया गया है। जब कभी भी यू और आई सब्जेक्ट के रूप में आए तो उनके पोजीशन के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आवर होना चाहिए या अस होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप सब लोग जानते हैं कि आई का मतलब होता है मैं और यू का मतलब होता है आप। लेकिन यू और आई को मिलाकर, यू प्लस आई को मिलाकर हम बोलते हैं वी, यानी आपको और मैं अपने लिए अभी मान लीजिए बोलूंगा आई यानी मैं, और आपके लिए बोलूंगा आप यानी यू। लेकिन आपको मुझे बुला के बोलेंगे हम, तो यहां पर यू और आई मिलकर हम हो गए यानी वी हो गए, और वी का पोजीशन दिखाने के लिए फिर यहां पर ये आवर आर होना चाहिए, यहां पर योर नहीं होगा। तो ये ग्रामर का रूल है और ये हमारी युवाम ग्रामर बुक में भी हमने इसको अच्छे से समझाया है। साथ में जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उस लेक्चर में भी आप इनको सबको देख सकते हैं। अगला जो सेंटेंस अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसी एक पार्ट में एरर है, किसी एक पार्ट में एरर है, ठीक है। और अगर सेंटेंस सही है तो नो एरर वाला पार्ट आएगा। सेंटेंस है दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीएस्ट। तो यहां पर एक प्रेपोजिशन की गलती है, ये ऑन द अर्लीएस्ट नहीं होता, ये हमेशा एट द अर्लीएस्ट होगा। क्या होगा? एट द अर्लीएस्ट। तो ये देखिए ऑलरेडी जो है यहाँ पे सी पार्ट में दिया हुआ है और ये पार्ट सही है, ठीक। अगला आपको स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक शब्द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को देखना है। एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, तो शब्द है वॉलेंटरी, ये सही है। डिस्पैरिटी, ये भी सही है, लेकिन कंटिन्यूएंस की स्पेलिंग गलत है, ये एस ई नहीं सी ई होना चाहिए लास्ट में, और कन्विंसिंग की स्पेलिंग भी सही है। तो यहां पर गलत किसकी है? कंटिन्यूएंस की। तो आपका जो ऑप्शन है आंसर वो होगा सी। अगला क्वेश्चन वाक्य से रिलेटेड है, सिनोनिम पूछा गया है ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अब देखिए सीक्रेटिव का मतलब तो होता है जो छिपे हुए मामले में, जो सीक्रेट से बना सीक्रेटिव तो छिपा हुआ यानी उसका एडजेक्टिव है, तो ये नहीं होगा। सिंसियर इसका सिनोनिम है। डियरिंग का मतलब हिम्मत वाला, स्ट्रेंथ का मतलब विचित्र। तो जो सही आंसर है वो तो क्या होगा? सिंसियर। जो ऑनेस्ट है वह सिंसियर है। अगला सेंटेंस ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आई डिडंट बाय नीदर ऑफ द 2 ड्रेसेस। अब ध्यान दीजिए,
कि इस सेंटेंस में दो पार्ट में नकारात्मक मीनिंग देने वाले शब्द यूज कर दिए। ये नीदर भी नेगेटिव है और डिड नॉट भी ऑलरेडी लग गया। तो जब नेगेटिव पहले से ही बन गया डिड नॉट लगाकर, तो फिर ये नीदर जो है नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर सही मायने में आना चाहिए एनी। तो इसमें जो डी पार्ट है ये गलत है। आई डिड नॉट बाय एनी ऑफ द टू ड्रेसेस, कि दो में से मैंने कोई भी ड्रेस नहीं खरीदी। क्लियर? तो यहां नीदर का यूज नहीं होगा। अगला जो सेंटेंस है ये एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है। सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। और ये दिया गया बेक्ड। बेक्ड का मतलब होता है सेकना। सो शी बेक्ड ए लार्ज ब्लूबेरी केक, उसने एक बड़ा ब्लूबेरी केक सेका। तो यहां सब्जेक्ट शी है, वर्ब बेक्ड पास्ट इंडेफिनिट में है, और ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा है ए लार्ज ब्लूबेरी केक। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, पैसिव स्ट्रक्चर होता है वाज और वर सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट यहां पर ए लार्ज ब्लूबेरी केक सिंगुलर है, तो ये यहां पे वॉज बेक्ड होना चाहिए। आपके जिस सेंटेंस में वॉज बेक्ड नहीं है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है? तो देखिए यहां पर वॉज बीइंग बेक्ड, ये गलत है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। हैज बीन बेक्ड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। वॉज बेक्ड इसमें सही है, और डी के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव दे दिया इज बेक्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। सही आंसर है सी। तो मैंने कहा था ना केवल टेंस को देखकर आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है? अगला है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है एलिगेंट, जो दिखने में, चाल डाल में, व्यवहार में जो बहुत ही सोबर है, सुंदर है, जिसे कहना चाहिए रमणीय है, ऐसे शब्दों के लिए हम लोग ग्रेसफुल का यूज करते हैं। अब इसका एंटेनिम पूछा गया है, एंटेनिम। ठीक है? अब एक होता फूवर्ड, तो यहां इसका एंटेनिम जो है होगा वो ऑकवर्ड होगा, फूवर्ड। हिंदी में जिसे फूवर्ड कह सकते हैं। डिग्निफाइड का मतलब तो होता है जो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है, बोलचाल और व्यवहार जिसका बहुत अच्छा है। रिफाइंड के हालांकि दो मीनिंग होते हैं, जिसे कुछ तो चीजें जब शोधित की जाती है, परिष्कृत, साफ कर दी जाती है, जैसे ऑयल वगैरह, तो रिफाइंड ऑयल बन जाता है। एक उसी तरह से व्यक्ति जब व्यवहार में साफ सुथरा है, इसका बोलचाल, ड्रेसिंग, व्यवहार बहुत ही सौम्य है, मतलब सभ्य तरीके का है, तो यहाँ रिफाइंड का मतलब सौम्य और सभ्य भी हो जाएगा। और पोलाइट का मतलब नम्र होता ही है। तो यहाँ ग्रेसफुल का जो एंटेनिम जो है वो है ऑकवर्ड। अगला जो आपका सेंटेंस है ये जो दिया हुआ है, ये भी सिनोनिम पूछा गया है, और एक वर्ब है इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के दिल दिमाग में कोई बात बिठाना, यानी उसको किसी बात से मन में अच्छे से शिक्षा दे देना, खासतौर से पॉजिटिव चीजें, जैसे चरित्र की बातें किसी के दिमाग में बिठाना, देशभक्ति की भावना किसी के मन में पैदा करना। तो किसी के मन में, दिलो दिमाग में कोई चीज फीड करना, जिसे हम कह सकते हैं। अब इसका सिनोनिम पूछा, तो रिमूव का मतलब तो हटाना होता है, इसलिए होगा नहीं। क्लियर का मतलब है किसी चीज को साफ करना नहीं होगा। इनस्टिल यहां पर बिल्कुल सही है, और डिप्राइव का मतलब है किसी चीज से किसी को वंचित करना होता है। तो यहां पर इसका जो सिनोनिम है वो है इनस्टिल। ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो अगेन जो पूछा गया, ये क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है, सीटी, क्लोज टेस्ट, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं सीटी। एक पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ में कुछ फिल इन द ब्लैंक देते हैं, जैसे यहां पे दिया 1 2 3 4 5, और इसके आगे इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, तो हमें यह देखना होता है कि जो पहला फिल इन द ब्लैंक है उसके अंदर कौन सा शब्द एप्रोप्रिएट होगा। तो अगर जल्दी से पढ़ें और ऑप्शन देखते चलें तो ये जल्दी आसानी से हो जाएगा। पहला है चेंजेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, कि जो चैलेंज हो रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, वो मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी एज वेल एज नॉलेज का अपग्रेडेशन की तरफ ले जाते हैं। तो कौन से चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है ना। तो अब यहां पर आंसर देखें तो नो चेंजेस, स्लो चेंजेस, अल्टीमेट चेंजेस, रैपिड चेंजेस। देखिए एप्रोप्रिएट होगा जो बहुत तेजी से जो बदलाव हो रहा है, तो यहां रैपिड चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज होगा। ठीक,
इन ऑर्डर टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने या अपडेट करने के लिए मैनेजमेंट मस्ट एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए इंक्रेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ऐसा कोई शब्द आना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है डिसवेट का मतलब तो होता है कि किसी को कोई काम करने के न करने के लिए राजी करना। डिस्करेज का मतलब ही नहीं होगा, ये तो हो गया अपोजिट, निरुत्साहित। परसुएड बिल्कुल सही है, ये परसुएड डिसवेट का अपोजिट वर्ड है। किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना या राजी करना, डीएक्टिवेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में जो होगा वो होगा कि मैनेजमेंट मस्ट दिया हुआ है परसुएड एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, कि नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए राजी करना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी, इट मीन्स एम्प्लॉयज की जो अपडेट करनी है, नॉलेज को अपडेट करने के लिए एंड देयर स्किल को बढ़ाने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग जरूरी है। तो यहाँ पर इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि रुक रुक कर कोई काम होना। इरेगुलर का मतलब है अनियमित, और रेगुलर यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, आंसर तो यहाँ रेगुलर होगा कि रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज एंड टू देयर स्किल्स, तो इनहेंस देयर स्किल्स। यहां पे क्या हो जाएगा फोर्थ में, इनहेंस देयर, इसके स्किल्स को बढ़ा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफेक्टिव कम्युनिटी, तो देखिए किसी के द्वारा, तो यहाँ पे बाई थ्रू यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर तो देखिए आ जाएगा THRUGS थ्रू, यहाँ पर आ जाएगा रेगुलर, यहाँ पर आ जाएगा रैपिड, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा इनहेंस। अब आप पूरा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। रैपिड चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। इन ऑर्डर टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मस्ट सॉरी, ये यहाँ पे परसुएड था, सॉरी वहाँ पर अपने देखा था परसुएड एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज एंड इनहेंस, यहाँ पर है इनहेंस देयर स्किल्स। This is possible only through effective communication between the management and the employees। तो ये आपका 19th नंबर पेपर सोल्व हुआ आज का। ओके, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, प्रीवियस पेपर को सोल्व करना आगामी पेपर्स को सोल्व करने के लिए रास्ता दिखाता है। इसलिए जो युवाम के जो प्रीवियस पेपर्स की ये जो डिटेल्ड सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है उसका ये 19th पेपर है। ध्यान रहे 2021 के पेपर जो अप्रैल 2022 में SSC CGL के कंडक्ट किए गए थे, इसमें टोटल पेपर 21 हुए थे। ये उन 21 का 19th पेपर है। आपको 2 पेपर शीघ्र और मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।